नो 11th का एक ही टाइम अवेलेबल बैच है ये। चलिए लेक्चर नंबर कौन सा बताओ जरा, 1 नहीं है ना, थर्ड लेक्चर है ये। नो मैम थर्ड है। थर्ड लेक्चर है ये, गलती से लिखा गया है। चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ फटाफट। वेक्टर मैम वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ, भाषा की दिक्कत। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है ट्राइंगल लॉ? मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इसके हेड से अगले को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा या वेक्टर सम होगा, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका वेक्टर सम किससे रिप्रेजेंट है? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये आपके पास रिजल्टेंट होगा। देखते कैसे है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अभी इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, याद है किसी को? मैग्नीट्यूड क्या आया था इसका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोस के बीच में एंगल था, जो कि हमने इसको आगे एक्सटेंड करके निकाला था, ये थीटा था हमारे पास। ऐसे ही tan था b sin थीटा sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सिमिलर तरीके से हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था। ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या था, एक वेक्टर को अगर मैंने मानो ऐसे रिप्रेजेंट किया, सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर, मान लीजिए दो वेक्टर लग रहे हैं इस तरह, जो कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह हैं। उस इमेजिनरी पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं और फिर हमने सॉल्व किया था। इनका जो रिजल्टेंट है वो निकलता है इनके बीच में से इस तरह, और मान लो ये एंगल थीटा है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व किया था जैसे हमारा ट्राइंगल लॉ बना था। इसको हम आगे इस तरह एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट अगेन हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस में बी, लेकिन इनका जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा बाय में ए प्लस में बी कोस थीटा। ठीक है, याद रखिए ए बी जो है ये मैग्नीट्यूड हम लोग रख रहे हैं जब रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, दिस इज अल्फा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी मैम मैम रिजल्टेंट और टेंजेंट एक्स अल्फा में क्या अंतर है? टेंजेंट अल्फा हमको डायरेक्शन बताता है बेटे, रिजल्टेंट हमको उसका मैग्नीट्यूड बताया है। ठीक है, ओके मैम। आज जो हम करेंगे अब वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर्स को कैसे हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ये चीज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने अभी पीछे किया ना, रिजल्टेंट निकाला है, तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। टू फोर्सेस विद अ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स ईच आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज। आपके पास 2 मिनट है, फटाफट सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मैम cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है। हाँ जी मैम 10 टाइम्स ही होगा। कितना होगा? 10 टाइम्स होगा, यस सर। क्योंकि आप 120 डिग्री ले रहे हो ना, एंगल सही नहीं ले रहे हो। देखो एंगल क्या आएगा, वेक्टर्स के बीच में एंगल्स या तो हेड टू हेड के बीच में हो या फिर टेल के बीच में हो, दोनों वेक्टर्स का टेल के बीच में, तो एंगल गलत ले रहे हो। एंगल क्या लोगे? ओके मैम, 60 डिग्री। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम आगे, ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। मैम 10√3 डायमेंस 10√3, यस 10√3 इज द राइट आंसर। तो अभी इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे, थैंक यू मैम, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए की जगह क्या रखूं? 10 दे रखा है ना, 10 का स्क्वायर
प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 2 10 इंटू 10 कोस थीटा कोस 60 इज 1/2 1/2 ठीक है। तो 1/2 जब आप इसको पुट करेंगे, मैं यहीं पर इसी में सॉल्व कर रही हूं, अगर इसको आप 1/2 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 10 के स्क्वायर है, ऐसे लिख दूं √3 टाइम्स ऑफ 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3 10 √300। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके चलो ये वाला करो फिर। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड f नॉट एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा नॉट। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड f नॉट, मान लीजिए एक आपके पास ऐसे f नॉट, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी f नॉट, इनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है। निकालिए जरा, सभी बच्चे निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, √f नॉट स्क्वायर प्लस में f नॉट स्क्वायर प्लस में कॉस रिजोलेंट आएगा। √0 स्क्वायर cos। अभी कंपेयर करो, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको r स्क्वायर ही लिख लो आप, r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2f नॉट स्क्वायर प्लस में 2f नॉट स्क्वायर कोस थीटा। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो रूट हटा दिया है, तो ये 2f नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 प्लस में कोस थीटा। एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, f नॉट स्क्वायर 1 प्लस कोस टू थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4 f नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मैम ये दोबारा बता दो। ये आपका मैथ्स का प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे ना इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए याद रखो। 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा था, कोस टू थीटा नहीं था। 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल को आधा कर दो। अभी के लिए इसको आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? हाँ जी, यस मैम। यस मैम। जो ऐसी ही सिमिलर होती है 1 माइनस में कोस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा दे रखा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। इनको डिटेल में हम ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, अभी के लिए आप ये बस याद रखें, ठीक है? तो आपके पास ये क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा को मैंने ऐसे रख दिया, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 4f नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर मान लीजिए मेरे को r निकालना, r स्क्वायर नहीं निकालना, तो ये जाएगा 2f नॉट कोस थीटा बाय 2। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट एंड 5 यूनिट। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, पहला अगर 1 यूनिट है, दूसरा अगर 5 यूनिट। हाँ जी मैम 0 डिग्री। अच्छा, पहला 0 डिग्री आ रहा है, यस मैम। चलो देखते हैं सही आ रहा है नहीं। मान लो इसके बीच में एंगल है थीटा, ये हमको निकालना है ना, इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा, मान लो ये आर आ गया, आपको पता है कैसे करते हैं इसको? हाँ जी मैम ये जो फर्स्ट 1 यूनिट जो है वो आ रहा है 180 डिग्री और 5 यूनिट जो है वो 0 डिग्री आ रहा है। वेरी गुड बेटा, अभी मैच कर लो जिनका भी नहीं आया। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस में 2ab 2 इंटू 4 इंटू 24 कोस थीटा। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें, रिजल्टेंट अगर 1 यूनिट है तब कंपेयर करेंगे, ठीक है? और अगर रिजल्टेंट 5 यूनिट है, 5 यूनिट मतलब क्या है 25 से कंपेयर करना पड़ेगा ना,
तो ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस में 9 प्लस में 2ab कोस थीटा 24 कोस थीटा। ए और बी तो सेम रहेगा। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। मैम cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ रहा है? हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? आपने मैम आपने ये सॉल्व करके 25 के बराबर ही लिखा है जो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज में लिखिए क्या क्या बोल रहे हो। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 3 और 4। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम? रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट यानी कि r की वैल्यू दे रखी है, r यानी 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। सेकंड केस में 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है मैम थीटा 90 आएगा। थीटा मैम cos थीटा -1 आ रहा है। दूसरे में आ रहा है 0/24 मतलब 0। पहले बताओ ये कितना आया है? 16 प्लस 9 और ये 1 सॉल्व करके कितना आया है? मैम cos थीटा -1 24 मैम -1 आ रहा है ना। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 माइनस 25 इधर जाएगा +1 -1 कितना आएगा? -24 आएगा। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? -1 यानी थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री। 180। सेकंड केस में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 24 कोस थीटा इक्वल्स टू 0 मैम 0 आंसर। यानी मैम, कोस 180 थीटा कैसे आएगा? +1 होएगा जिसकी वजह से 0 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 90। देखो कोस 0 होता है 1, कोस 90 होता है 0, तो थीटा आ गया 90। अगर आप ये पूछ रहे हो कि 180 कैसे आया, कोस 180 इज -1। अभी के लिए याद रखो, कोस 180 इज -1। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है सभी बच्चों को? बस आपको Yes, करना था। तो 16 प्लस 25 होता है, 25 उधर चला गया, माइनस में चला गया, -25 प्लस 1 कितना हो गया? -24, तो -1 बचा। सेकंड केस में 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 25 0, कोस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90। कोस 180 याद रखिए अभी के लिए, कोस 180 कितना होता है? -1। ठीक है, चलिए अब ये तो था हमारे पास जो जितने भी क्वेश्चन थे जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे, रिजल्टेंट निकाल रहे थे। वैसे ही एक टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? मान लीजिए 5 में से मैंने 3 माइनस किया, मेरे पास कितना आया? 2। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 5 प्लस में -3 दिस इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 2। यस और नो? सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं। आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे? मान लीजिए मेरे को ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या? ए वेक्टर प्लस में -b वेक्टर। मैम बी की डायरेक्शन को हाँ जी, अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बी वेक्टर को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रही थी, तो अब मैं क्या कर लूंगी? -b को मुझे प्लस करना है, तो -b नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, उसका डायरेक्शन पलट जाता है, ये आपके उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? अब सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। जैसे आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालते थे तो आपके पास क्या आया था बेटा? अंडर रूट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो एंगल है ये हमारे पास थीटा था। लेकिन अभी हमारे वेक्टर्स हो गए -b और a, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस में ए बी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। देखो बी माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बी है और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमारे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो सेम है। कोस 180 माइनस में थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कोस 180 माइनस थीटा, एक मैं रूल बता देती हूँ आपको। यहाँ पर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये साइन कोस ये सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस पॉजिटिव है। ठीक है, ये 0 है। एक मिनट, मेरे को माइक ऑफ करने दो, ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी बच्चे।
ठीक है, साइन साइन कोस टेंजेंट, यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपने पढ़ा होगा वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में। यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ कोस पॉजिटिव है। यहाँ हम 0 एंगल दिखाते हैं, यहाँ हम 90, यहाँ 180 और यहाँ 270 और ये वापस घूम जाता है तो 360 हो जाता है। तो अगर 180 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर आए ना सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो नेगेटिव है। और एक चीज याद रखेंगे, एक प्रॉपर्टी कोस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दिस इज साइन थीटा। 180 के अंदर कोस कोस रहता है, साइन साइन रहता है, लेकिन प्लस और माइनस आएगा या नहीं वो हमको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 180 माइनस थीटा साइन लगा रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो मुझे पॉजिटिव का पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास फाइनल। अब यहाँ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। थीटा जो एंगल लेना है वो कौन सा लेना है, थीटा जो एंगल लेना है, मैं नंबरिंग कर रही हूँ, आप मुझे चैट में बताओ 1 लेना है या 2 लेना है। थीटा लेना है 180 माइनस थीटा, 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर या 2, 2। देखो बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, 2 बोल रहे हैं ना, और कहीं बुक में लिखा नहीं हुआ। हम भी कभी कभी मतलब बहुत लंबे टाइम तक हम भी गलतियां कर रहे थे। देखो जब आपने 180 माइनस थीटा पुट कर दिया ना, सॉल्व कर दिया उसको, फिर थीटा आया। थीटा एंगल है तो ए और बी के बीच में ना, थीटा एंगल है तो ए और बी के बीच में ही। तो यहाँ अगर या तो आप ये वाला चीज यूज करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा, पर अगर जब भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला उठाएंगे, मान लो कि ए में से बी माइनस करना है या आर में से एस माइनस करना है, एक्स में से वाई माइनस करना है, तो सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा किसका लेंगे, एंगल बिटवीन एक्स वाई, एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन आर एस। माइनस बी के साथ वाला नहीं लेना, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पुट कर चुके। ऐसे गड़बड़ कर दोगे, अगर यहाँ पर भी आप दोबारा से ये वाला एंगल लेंगे तो आपने जो किया था वो तो चेंज हो जाएगा, वो तो वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एंगल जो लेना, ऑलवेज रिमेंबर थीटा जो एंगल है इन दिस फॉर्मूला इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो एंगल कौन सा लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, थीटा इज बिटवीन ए और बी। अगर आप नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स है, सब तरह के सॉल्यूशन देता है, आप यहाँ पर लिखो। आप या तो पहले उसका माइनस बी सोचो, फिर उसको एंगल को 180 में से माइनस करो, फिर पुट करो, बट दैट विल बी लेंथी। अब आपको दिमाग में प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जब दो वेक्टर्स को माइनस करना है तो माइनस 2ab इन कोस एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दोबारा से माइक ऑन करती हूँ, नो प्रॉब्लम। ये लो बताओ, बताओ, माइक ऑन कर दिया। समझ में आया एंगल कौन सा लेना है? और समझा दो, एक बार और समझा देते हैं। देखो जब हम वेक्टर अपने माइक ऑफ करेंगे, सभी माइक ऑफ करना पड़ेगा, अपना माइक ऑफ करो, सभी बच्चे माइक ऑफ करेंगे। हम जब वेक्टर सम कर रहे थे ए और बी का, तो हमारा रिजल्ट आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा वाज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दो को अगर हमको माइनस करना है, हमने उसको प्लस की फॉर्म में ही लिख लिया, ए प्लस ऑफ माइनस बी। फिर इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, माइनस बी नीचे आएगा, उनके बीच का जो एंगल थीटा था वो थीटा ना होके 180 माइनस थीटा हो जाएगा, वो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। समझ में आया? फिर हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया। पर इसमें तो सिर्फ सीधा थीटा ही आया। थीटा है कौन सा एंगल? एंगल तो ए और बी के बीच वाला है ना। तो अब फॉर्मूले में जो पुट करना है, ओरिजिनल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वही पुट करना है, क्योंकि वो माइनस 2ab कोस थीटा 180 माइनस थीटा पुट करने के बाद आया है, तो उसको दोबारा से नहीं पुट करना साइन को। मैम ये जो थीटा आया है 80 माइनस थीटा, ये जो 2ab का साइन चेंज करने के लिए होता है ना? हाँ, एंगल हमको वेक्टर्स के बीच में लेना है बेटा, उसके लिए होता है। ए और बी के हम जब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था ये वाला, इसमें जो एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच वाला है, लेकिन अभी हमें जो सम करना है वो ए में माइनस बी ऐड करना है, जिसकी वजह से माइनस बी और ए के बीच का एंगल लेना पड़ेगा।
वो क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में थीटा था, ए Yes, और ma'am. माइनस बी के बीच में क्या हो जाएगा, 180 माइनस में थीटा। 180 minus theta. ठीक है, Okay, फिर ma'am. हमारे पास थीटा आ गया। अब ये थीटा वही आ गया हमारे पास जो ए और बी के बीच में था। जो हमारा चेंज होना था वो 180 माइनस थीटा पुट करके हमने कर लिया, वो -2ab cos थीटा आ गया। अब आपको बस सीधा कभी भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है दो का, आप सीधा उनके बीच का ओरिजिनल एंगल लेंगे, लेकिन माइनस लगाएंगे, -2ab cos थीटा करेंगे, और Okay, प्लस ma'am. करेंगे तो +2ab cos थीटा करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. आ जाएगा बेटा, सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो याद रखो माइनस दो भी को, नहीं Ma'am, लगाएंगे इस- तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। हाँ अगर आपने दोबारा से यहाँ पर 180 माइनस थीटा पुट कर दिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, वो तो आपने वेक्टर एडिशन कर दिया ए और बी का। यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, दो वेक्टर्स ऐड करना है तो +2ab cos थीटा, दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो -2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मैम हाँ जी, मैम इसमें जो रिजल्टेंट आता है मैम वो डिफरेंस होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का। हाँ जी बेटा। ओके मैम। हम ये कैसे पता चलेगा कि ए को माइनस करना है बी को? आपको दिया होगा ना, तो ए में से बी माइनस करना है, बी में से ए माइनस करना है, दो वेक्टर दिए होंगे, किसी को कर लो। Question मान से लो पता आपको चलेगा। दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आता तो आप ये वाला लेते। समझ रहे हो, एंगल फिर ये वाला लोगे, एंगल मैम ये क्वेश्चन में दिया होगा हो जाएगा, आंसर माइनस तो करना सेम या आएगा। प्लस। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में ही दिया होगा माइनस करना या हाँ, ये प्लस। आपको पता होगा कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस आपको अब सीधा Okay, ma'am. प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। दो को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कर देंगे। -2ab cos थीटा, थीटा कौन सा एंगल लेंगे, जो उन दो वेक्टर्स के बीच का है। मैम थीटा में तो 180 लिया जाएगा, थीटा थीटा में तो 180 डिग्री से छोटा लिया जाएगा ना। थीटा 180 से छोटा होगा, ये बोल रहे हो? ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके बेटा, कि जो एंगल है वो आपको 0 से पाई के बीच में लेना होता है, वेक्टर्स के बीच में। स्मॉलर एंगल लेते हैं। या तो 0 होगा या 180 होगा या उनके बीच का होगा, छोटे वाला एंगल लेना होता है दो वेक्टर्स के बीच में। अभी और प्रॉब्लम्स बाद में, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम में ना कितना क्वेश्चन आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन सभी बच्चे प्रैक्टिस करें। टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये जो आपको दिखा रखा है ना सिंबल, ये जो आपको सिंबल दिखा रखा है ऐसे, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आपको पता है a प्लस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, वेरी गुड सचिन, a प्लस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर सम है, वेक्टर सम क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही निकालते हैं ना हम रिजल्टेंट इस केस में a प्लस बी में। ये मैग्नीट्यूड, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये मान लो a ये है, b ये थीटा आ गया। अगर दोनों को प्लस करना है तो +2ab cos थीटा, दोनों को माइनस करना है तो -2ab cos थीटा, इक्वल करना है इसको, दोनों इक्वल है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ये तो कट गया, ये भी कट गया, 2ab से 2ab भी कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे कह सकते हो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, cos थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर सभी बच्चों को? देखो बहुत सारों का आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा। चलें आगे फिर। अभी आगे ना सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, आपको -2ab cos थीटा लगा देना है। वेल डन। अब ये करो, if the sum of two unit vectors is also a unit vector, find the magnitude of their difference. If sum of unit vectors is also a unit vector, मान लेते हैं एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, इन दोनों का जो सम है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो आपको पता होगा यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन हम ऐसे दिखा लें a कैप, इसमें भी मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन दिखा लो b कैप। ऐसे होता है ना, r वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड r और उसका डायरेक्शन, और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी 1 इंटू r कैप, ऐसे कर सकते हो आप। तो बोल रहे सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर। सम हम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए और बी ये मैग्नीट्यूड्स है और ये सारे यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। ये 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 इंटू 1 2 कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 कॉमन 1 प्लस में कोस थीटा। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 माइनस में 1, ये हो जाएगा -1/2। अभी इसको ऐसे ही रख लो क्योंकि हमें कोस थीटा की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेम चीज है, कैसे आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा हो जाएगा। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा तो सेम ही आएगा, एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर्स ऊपर से आपने निकाल दिया। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 कोस थीटा का अंडर रूट। कोस थीटा कितना आया था, कोस थीटा -1/2, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 विल बी द आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया। इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पुट करे और हमारा आंसर आ गया। एवरीवन क्लियर है सभी को? चले, ये अच्छा है हिंदी में रूट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दोबारा रिपीट करना है, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वेक्टर सम रिजल्टेंट के इक्वल होता है। उन्होंने बोला है जो वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स यानी उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए और बी मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड सबके 1 है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये मैग्नीट्यूड है, ये 1 हो गया, ये 1 1 2 कोस थीटा। इसको सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली, कोस थीटा निकाल लिया -1/2। फिर अगला क्वेश्चन क्या था कि जो आपके पास डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। तो वो हमने ए वेक्टर तो बी वेक्टर तो यूनिट वेक्टर ही है ना, तो यहाँ पर 1 + 1 माइनस 2 कोस थीटा आ गया। डिफरेंस लेना है तो 2ab माइनस 2ab कोस थीटा, 2 कोस थीटा। कोस थीटा की जगह क्या आ गया, ये जो वैल्यू निकाला -1/2, तो √3 बन गया। चलिए अब करते हैं अगला टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, उसको तोड़ना, वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। मान लो ये एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है स्मॉल ए, ये तीसरा वेक्टर है स्मॉल बी, इस तरह। तो मैं क्या करती हूं, मैं एक लैम्डा से, मतलब एक कोई भी नंबर लैम्डा इंटू में ए वेक्टर प्लस में म्यू इंटू में बी वेक्टर अगर मैं कर दूं तो ए वेक्टर के इक्वल आ गया। समझ रहे हो ये चीज, समझ रहे हो कि ए वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में लिख लिया। मान लो ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इंटू में ए, ये आपके पास मान लो क्या आ गया, इसको मैंने इधर जोड़ा, ये आ गया आपके पास म्यू इंटू में बी, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया जो कि ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को दो हिस्सों में स्प्लिट करना, तो ये जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग into its component, into components is resolution of vectors। अब आपका सवाल हो सकता था मैम कौन से कंपोनेंट, किस दिशा में कंपोनेंट। ये तो मैंने एक जनरल आइडिया बता दिया कि एक वेक्टर को हमने दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखा, हम कह सकते हैं कि ये दो इसके कंपोनेंट हो गए। जनरली हम जो ब्रेकडाउन करते हैं वो हम करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला जो सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, जो हमने यूनिट वेक्टर किया था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। जिसको भी समझ में नहीं आया विवेक अभी देखो, डायरेक्शन में तोड़ना है। मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास मान लो जेड एक्सिस है। तो कोई भी एक वेक्टर, मान लो ये कोई भी एक ए वेक्टर है,
इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है और जेड एक्सिस के अलोंग कितना है। तो ये रेजोल्यूशन अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया। अभी आपको एक चीज पता है कि एक्स वाई जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट वेक्टर आई कैप से, वाई में भी हम एक यूनिट वेक्टर जे कैप जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसका डायरेक्शन वाई के अलोंग है, ये आपके पास के कैप से। याद आया? तो एक वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स में है, कितना हिस्सा वाई में है, कितना हिस्सा जेड में है। मान लेते हैं इसके अलोंग इसका जो वैल्यू है, इसके अलोंग जो इसका वैल्यू है वो ए एक्स है, इसके अलोंग ए वाई है और इसके अलोंग ए जेड है। तो ये जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स का अलोंग एक्स वाई जेड, दिस इज रेजोल्यूशन अलोंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये होगा कैसे वो मैं बताऊंगी। ये हम 2 एक्सिस और 3 एक्सिस तीनों में करके देखेंगे। जैसे रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, इसको ध्यान से समझेंगे, 3 डायमेंशंस डिट्टो आएगा। 2 डायमेंशन मान लो ये आपके पास एक फोर्स है। चलो एक चीज बताओ मेरे को, मान लीजिए मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, इसके ऊपर मैं इस तरीके से एक अपवर्ड फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या एक बात बताओ, ये आगे भी खिसकेगा और ये ऊपर भी लगेगा फोर्स, ये आगे भी फोर्स लगाएगा और ये अपवर्ड भी फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा? 2 कंपोनेंट्स में फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा? एक बॉडी एक पॉइंट मान लो यहाँ पर, अगर आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो आगे भी खिसकेगा। ऐसे कभी कुछ ट्रंक वगैरह कुछ घर में खिसका है, फोर्स लगाया है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर भी लग रहा है वो फोर्स और वो आगे भी खिसक रहा है। यस और नो? ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे फिर? हम 2 डायमेंशंस की बात करें तो 2 डायमेंशंस हमारे पास हो गया, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये हम कैसे निकालें, सवाल है ये। कंपोनेंट्स क्या और कैसे? तो हम मान लेते हैं क्या, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके अलोंग कंपोनेंट मान लो एफ एक्स है, ये जो है यहां से यहां तक ये एफ एक्स है, और इसके अलोंग जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ वाई। अभी देखो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे? ये एफ एक्स और एफ वाई हमको निकालना, ये ले लो थीटा, ये वेक्टर का वैल्यू ले लो ए मैग्नीट्यूड, ये एक या फिर एफ ले लो, एफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ ही ले लो। एफ के कंपोनेंट निकालना मुझे एक्स में और वाई में। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में मुझे ये बताइए कोस थीटा कितना होगा? कोस थीटा, व्हाट इज कोस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास? ये जो कंपोनेंट है BC, बाय में हाइपोटेन्यूज क्या है? A या F, सॉरी हमने F ले लिया था ना, F। ठीक है, BC को हम लोग क्या लिख रहे हैं, उस कंपोनेंट को क्या लिख रहे हैं? FX। तो यानी कोस थीटा इज इक्वल टू FX बाय में F, यानी FX जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू F कोस थीटा। ये वैल्यू आ गया हमारे पास। सिमिलरली आप FY निकाल सकते हो। देखो FY कैसे निकालोगे, यहां से ऐसे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसमें साइन थीटा निकालो ट्राइंगल AXY में, ट्राइंगल AXY में AX क्यों ले रहे हो? AXB ले लो ना, AXB B पहले हमने नाम रख रखा है, उसको नाम को क्यों चेंज करना है? इसको क्या लेंगे? AXB, ट्राइंगल AXB। इसके अंदर साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी कितना हो जाएगा ये? FY में बाय में FY, ये वैल्यू FY है। तो आपके पास जो कंपोनेंट आया वो क्या है? FY इक्वल्स टू F साइन थीटा। तो ये हमने निकाले कंपोनेंट, ये हमने निकाला कंपोनेंट। ठीक है, अब आपका सवाल ये होना चाहिए था, मैम हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंपोनेंट सही है? सॉल्व करके देख लेते हैं। एक आपके पास FX कंपोनेंट आया है इस डायरेक्शन में, एक आपके पास FY कंपोनेंट आया है इस डायरेक्शन में। 2 आपके पास वेक्टर्स हैं, FX कंपोनेंट FY कंपोनेंट, इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? अंडर रूट FX का स्क्वायर प्लस में FY का स्क्वायर प्लस में 2FX FY कोस थीटा। ये एंगल कितना था? थीटा। ठीक है, अभी देखो कंपोनेंट हम निकाल चुके, पुट करके देख लेते हैं, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये FX कितना आया था हमारे पास? F कोस थीटा। ठीक है,
और एफ वाई कितना आया था, इसका स्क्वायर ले लो, एफ वाई कितना आया था, एफ कोस एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में पूरा जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स लेते हैं ना हम लोग कोस थीटा, 90 है, तो 90 में ये सारा जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये अंडर रूट ये बच गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 1 ही हो गया, रिजल्टेंट कितना आ गया, एफ ही आ गया ये तो दोबारा से, यानी एफ एक्स और एफ वाई जो कंपोनेंट मैंने निकाले वो करेक्ट है क्योंकि उनका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो दोबारा से एफ ही आ रहा है। समझ में आया, समझ में आया, क्लास में पढ़ाई में ध्यान दे महेश। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आई। अब बार बार हम ये निकाल के तो नहीं देख सकते ना, तो आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए आप ये बार बार नहीं निकाल के देख सकते। जीरो कैसे आया, जीरो इसलिए आया क्योंकि एक एफ एक्स कॉम्पोनेंट इधर है, एक एफ वाई कॉम्पोनेंट इधर है, इनके बीच में एंगल 90 है, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो इनके बीच का एंगल 90 है। समझ में आया, अब बार बार नहीं निकाल के देख सकते, अब कुछ चीजें याद करना पड़ेगा स्पीड अप करने के लिए। कैसे, ये देखो, ये कोई भी एक एफ वेक्टर है जिसके साथ एंगल हम ले रहे हैं, मान लो ये एंगल थीटा मैंने लिया है, याद रखेंगे हमेशा इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, एफ कोस थीटा, जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो। मान लो अगर मैंने ये वाला एंगल लिया है तो इसके अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कोस थीटा। इसके अलोंग कंपोनेंट अगर मान लो उसके ऊपर आपने ऐसे गिरा दिया, कितना आएगा इसका कंपोनेंट, एफ कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर अगर आप चले गए, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर अगर आप चले गए तो ये आएगा एफ साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, इसके ऊपर गिराया ऐसे जिसके साथ एंगल बना रखा है, इसके ऊपर गिराया एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया एफ साइन थीटा। अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मुझे कंपोनेंट बताओ आपके, ये एफ है और इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब ये क्या है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ना, तो इसके ऊपर ऐसे गिरा हो गया एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। रिमेंबर दिस थिंग, पूरा फिजिक्स में ये इस्तेमाल होने वाला है, इन एवरी सिंगल चैप्टर ये आपको कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये मान लीजिए जिसके साथ भी एंगल ड्रॉ किया है उसके अलोंग अगर आपको कंपोनेंट देखना है एफ कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर अगर देखना है तो एफ साइन थीटा। ये हो गया 2 डायमेंशन में रेजोल्यूशन। समझ में आया, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जब आप इसको एक्स और वाई में तोड़ रहे हो तो ये टर्म तो मेरा आ ही नहीं रहा। इसको मैं सीधा भी लिख सकती हूँ ना कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर एक्स और वाई में हम ब्रेक कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में लिखे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, ए एक्स कॉम्पोनेंट ए वाई, ए एक्स क्या होगा एफ को ए कोस थीटा, ए वाई क्या होगा ए साइन थीटा, जब एंगल थीटा जो है वो एक्स के साथ बना रहा हो। सो कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी है। देखो ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि कंपोनेंट एफ कोस थीटा ले रही हूँ, एफ साइन थीटा ले रही हूँ, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल रही हूँ तो भी वही एफ आ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, तो डेरिवेशन हो गया। अब जो ये डेरिवेशन है, देखो ये डेरिवेशन किया हम लोगों ने, ट्राइंगल लेके कंपोनेंट निकाले हम लोगों ने, उस वेक्टर को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट खुद वो फोर्स बनना चाहिए। वो मैंने देखा, मैंने एफ एक्स निकाला एफ कोस थीटा, एफ वाई निकाला एफ साइन थीटा, फिर मैंने उसको उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखा वो एफ ही बन रहा है, इसका मतलब एफ एक्स और एफ वाई जो मैंने लिया है वो करेक्ट है। ठीक है, अब याद रखना है क्वेश्चन के लिए क्या, याद रखना है क्वेश्चन के लिए क्या, जिसके साथ एंगल बना है, ठीक है, जिसके साथ एंगल बना, जैसे मैंने ये वाला जो एंगल बनाया ना थीटा, इसको भूल जाओ, ये वाला तो मैंने एंगल सॉल्व करने के लिए निकाला है ऊपर, इसको भूल जाओ अभी। ये एंगल थीटा बना ना, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट होता है एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा एफ साइन थीटा। समझ में आया, अब क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन समझे क्या होता है, सिमिलर है, अभी मैं आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगी। डेरिवेशन अगर किसी को इंटरेस्ट है मैं कॉपी में दे दूंगी, नोट्स में दे दूंगी, वहां पढ़ लेना। 3 डायमेंशंस की जब हम बात कर रहे हैं, एक्स डायमेंशन सॉरी आपका जो डेरिवेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब हमको इसको कंपेयर करना है, जैसे 2 डायमेंशन में किया ना
वैसे ही 3 डायमेंशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है 3D में, मान लो ये आपके पास क्या है 3 डायमेंशन, ऐसे ये चीज है, ठीक है, और मैंने एक वेक्टर ले लिया, मान लो ये वेक्टर ले लिया ऐसे। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज समझ में आई? एक आपके पास 3D में ये है, ये मान लो आपके पास ये है और ये वेक्टर है। अब इसका कंपोनेंट x y z के अलोंग में ले रही हूँ, कोई भी आप x y z लेते हो, हम जनरली ये वाला x लेते हैं, ये वाला y और ये वाला z। तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट और इसका इसके अलोंग कंपोनेंट, तो वो वैल्यूज में लिख रही हूँ क्या होंगी। ये मान लीजिए एक a वेक्टर है, ठीक है, इसका इधर अगर कंपोनेंट x पे देख रहे हैं, मान लो ये एंगल x के साथ अल्फा बना रहा है, तो a कोस अल्फा, ठीक है। ये एंगल अगर z के साथ, ये एंगल z के साथ अगर मान लो गामा बना रहा है, तो a कोस गामा, और y के साथ मान लीजिए बीटा बना रहा है, तो a कोस बीटा। इनको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ax ay az, मैंने नेमिंग कर लिया है और कुछ नहीं है। तो एक फाइनल वेक्टर जो बनेगा, आपको पता है x के अलोंग एक वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर मेरा मैग्नीट्यूड ax है और डायरेक्शन i कैप हो गया, ठीक है, y के अलोंग करूंगी ay j कैप, z के अलोंग az k कैप। तो एक वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ax i कैप प्लस में ay j कैप प्लस में az k कैप। ये हो गया आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और इसका रिजल्टेंट का आंसर याद रखेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में ay स्क्वायर प्लस में az स्क्वायर। 2 डायमेंशन में क्या था, सिर्फ ax और ay था, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस में ay स्क्वायर। ax ay az ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हमने i कैप j कैप k कैप से दिखा दिया। और ax का वैल्यू अगर बात करें तो वो होगा a कोस अल्फा, ay का वैल्यू मैग्नीट्यूड में आंसर कितना आएगा, a कोस बीटा, az कितना आएगा, a कोस गामा। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये एंगल्स हैं उन एक्सेस के साथ जिसके ऊपर आपने वो फॉल कराया है। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा का नाम है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको। अभी के लिए बस इतना याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इस 2 अब नहीं है क्या, इस 2 क्यों आएगा, 2 क्यों आएगा, 2 कहाँ आ गया? नहीं, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ। आपको पूछा है मैग्नीट्यूड बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। आपको पूछा है डायरेक्शन में भी रिप्रेजेंट करो, तो एक्स वाई जेड का डायरेक्शन आपको पता है, आई जे के की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन करोगे ना क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपकी सारी ही प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। A man pulls a rope attached to a crate with a force of 80 न्यूटन। क्रेट मतलब ऐसे कुछ डब्बा है, उसने उस मैन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लो इधर लगा दिया। इफ द रोप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ये जो रोप है, रोप से उसने खींचा इसको ऐसे, ये रोप से उसने खींचा और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है। हम ग्राउंड देखो, ग्राउंड के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, यानी ये एंगल हो गया थीटा। ग्राउंड के साथ जो एंगल है, ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर भी थीटा समझ सकते हो, मर्जी है कि मैंने यहाँ थीटा ले लिया, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, ये एंगल इक्वल होगा। इफ द रोप मेक्स एंगल 30 विद द ग्राउंड, फाइंड द इफेक्टिव फोर्स मूविंग द बॉक्स अलोंग द ग्राउंड। आपको वो फोर्स निकालना है इधर जो ग्राउंड के अलोंग उसको मूव करा दे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट एफएक्स जो उसको इस डायरेक्शन में खींचे, इस एफएक्स का वैल्यू निकालना है। ये कितना है आपके पास, 80 न्यूटन का फोर्स है, दिस इज 80 न्यूटन फोर्स। तो कितना आएगा, एफ कोस थीटा, एफ को इसके अलोंग निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ कोस थीटा, यानी कि ये आपके पास फोर्स है ना 80 न्यूटन, 80 इंटू में कोस थीटा कितना है 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2, 80 इंटू में √3/2, 2 1 जा 2 4 जा 8 0 40 √3, जिसने भी निकाला वो कॉन्सेप्ट समझ गए, 40 √3 समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसके अलोंग कितना फोर्स लग रहा है, वो कंपोनेंट मुझे निकालना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्या करूं फिर मैं, अब बैठू तो नहीं कि ना यहाँ पे हर बार प्रोजेक्शन निकालूंगी, ट्राइंगल देखूंगी, फिर उसके अंदर वैल्यू निकाल लूंगी। मेरे को अब याद रखनी पड़ेंगी कुछ चीजें
कि इसका जिसके साथ वो एंगल बना रहा है इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वेक्टर का, फोर्स का जो कंपोनेंट है वो उसको आगे की तरफ खिसकाएगा ग्राउंड पे। अभी देखो पूछा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द बॉक्स। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको लिफ्ट करेगा? इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जिसको हम एफ वाई बोलेंगे वही तो लिफ्ट करेगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर, कौन सा फोर्स लिफ्ट करे? एफ वाई। एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी? जो यहां निकाला वो होता है एफ कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, यानी 80 इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना हो जाएगा? व्हाट इज साइन 30? 1/2। साइन 30 इज 1/2। 80 इंटू में 1/2, 2 1 जा 2 4 जा 8, 40 न्यूटन। जिसको भी समझ में आ गया, देखो सब बच्चों को आ गया। वेरी गुड बेटा, एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग, वेरी गुड। अब बताना है फोर्स वेक्टर। आप पूछ रहे थे ना मैम डायरेक्शन लिखना जरूरी है क्या? पीयूष ने पूछा था आई थिंक दिस। ठीक है, फोर्स वेक्टर। अब पूरा नेट फोर्स वेक्टर एक्स के अलोंग मैं आई कैप से दिखाती हूँ, मैग्नीट्यूड मेरा आ गया, डायरेक्शन आई कैप से दिखाते हैं। एफ वाई के अलोंग मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है, डायरेक्शन जे कैप। तो नेट जो फोर्स का वेक्टर है मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकती? 40√3 आई कैप प्लस में 40 जे कैप, ऐसे आएगा। प्रियंका ने पूछा था, समझ में आया? आप कंपोनेंट्स क्यों निकालना है, या फिर हमको वेक्टर फॉर्म आई जे के का जरूरत क्या पड़ रहा है? क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा है बेटा। कई बार हमें डायरेक्ट थ्योरी नहीं समझ में आती, बट व्हेन वी अप्लाई इट ऑन क्वेश्चन हमको समझ में आता है अच्छा अच्छा ये था। ठीक है, अब देखो ये वाला करो, मास ऑफ 2 kg। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं इंक्लाइंड प्लेन वाले 11th क्लास में, और उसमें ऐसे ही कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। आई थिंक चैप्टर नंबर जो आपके पास होगा 3rd 4th, फोर्स वगैरह, वर्क वगैरह जहां आएगा, फ्रिक्शन जहां आएगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे। फोर्स वेक्टर का मतलब ये है कि आपके पास जो फोर्स है उसके दो हिस्से हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। उसको हमने ब्रेक करके आई और जे की फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर, पूरा वेक्टर लिख दिया। समझ में आया? उसके दो हिस्सों के रूप में लिख दिया, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। या तो मुझे ऐसे दिया होता 80 न्यूटन और ये डायरेक्शन बताया होता कि क्या डायरेक्शन है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो क्योंकि ये वाला आगे आने वाले 3-4 चैप्टर्स में इस्तेमाल होने वाला है। माई क्लास में बेटा, अभी नहीं। ये क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। अभी देखो, हमेशा याद रखें जो भी बॉडी है वो इंक्लाइंड रखिए, कैसे भी रखी है, उसका जो वेट है वो ऐसे लगता है नीचे की तरफ, अर्थ खींच रही है ना उसको, और उसका वैल्यू होता है mg। जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है वो क्या है? mg, जो उसका वेट है जो नीचे लग रहा है। फिर a mass of 2 kg lies on inclined plane as shown in the figure. Resolve its weight along a perpendicular to the plane. रिजॉल्व करना है इसके वेट को along and perpendicular to the plane. Along the plane मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है, और perpendicular to the plane मतलब निकालना पड़ेगा ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है ना आपको। मान लेते हैं ये आपके पास 90 है, ये ट्राइंगल बन रहा है 90, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 + 30 120, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। अब आप कंपोनेंट निकाल सकते हो mg के, इस तरफ कितना आएगा? mg cos 60 डिग्री, जिसके साथ एंगल है उसके साथ क्या हो जाएगा? mg cos 60 डिग्री, और प्लेन के परपेंडिकुलर mg sin 60 डिग्री। अब along the plane, along plane क्या हो जाएगा? m plane mg cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2, और m दे रखा है 2, 10 का वैल्यू लेना है 10, और cos 60 कितना है? 1 में 2। आंसर कितना आ गया? 10 न्यूटन। ठीक है, अगर मेरे को परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, वो कितना आ जाएगा? mg
साइन 60 डिग्री, m कितना है 2, g कितना है 10 और साइन 60 कितना होता है √3 बाय में 2, 2 से 2 कट गया 10√3। आया समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद निकाल के देखें। ये तो मैंने 60 डिग्री ये वाला ले लिया, हो सकता है आपको एंगल ये वाला दे रखा हो। एक काम करना, ये 60 है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है। ये एंगल 30 डिग्री लेना और कंपोनेंट निकाल के देखना सेम आएगा। कोई भी एंगल ले लो, बस आपको ये ध्यान रखना है जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो उसके ऊपर आप क्या लोगे, कोस। जैसे ये 60 अगर इसके अलॉन्ग लगा रहे हो mg cos 60 और इसके परपेंडिकुलर mg sin 60, आपको क्या करना है, आपको यहाँ 30 लेके देखना है। समझ में आया? sin 60 क्यों किया है अभी बताया बेटा। ये अगर वेक्टर है, ये अगर वेक्टर है, ये 60 डिग्री है, तो इसके ऊपर इसका कंपोनेंट मान लो ये f है, ये होगा, ये हो जाएगा f cos 60 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस लाइन के, जो हमने पहला कंपोनेंट ब्रेक मारा ना, इसके परपेंडिकुलर ये क्या है, ये वाला क्या है, f sin 60 डिग्री। ठीक है, अब वो बस वो उल्टा हो गया उसके अंदर। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा इसका ये काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप लोग करके आना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन ट्राई करना। दैट दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ हाँ भेज देंगे, ये भी ट्राई करना। चलो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये वाला जो केस है, इसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स आएंगे, 5, 5√2, 5 को ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं क्वेश्चन लास्ट। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, दोनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिविजन ऑफ वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, if 0.5 i cap and 0.8 j cap plus c k cap is a unit vector, determine the value of c। सभी बच्चे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बस ये लास्ट है। अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, प्रिंट स्क्रीन नाम से भी लैपटॉप में एक ऑप्शन होगा आपके, उससे भी कर सकते हो, और जो इन्होंने शॉर्टकट बताया उससे करके देख लो। if 0.5 i cap plus 0.8 j cap plus c k cap, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर यानी कि अगर मैं इस पूरे वेक्टर को मान लो a से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ठीक है, a से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका डायरेक्शन लेट्स से a कैप है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, निकाल सकते हो। देखो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, √a² ax² प्लस में ay² प्लस में az²। ax कितना है यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.8 का स्क्वायर प्लस में c², और ये जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, वो क्या दे रखा है 1, वो एक यूनिट वेक्टर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये 1 = 0.5 स्क्वायर प्लस में 0.8 स्क्वायर प्लस में c²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास c का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? 0.11 निकाला है, यस, आपके पास c² आ गया 0.11, c आ जाएगा आपके पास √0.11। क्लियर? आगे समझ में कैसे करना है अभी? ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आगे देखो इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और 2 मैंने आपको दिया है, मैं ये पीडीएफ आपको जल्दी ही भेज दूंगी, ट्राई करना फिर इसको। ठीक है, ओके।
तो समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, हो सकता है थ्योरी देख के समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को क्वेश्चन करके समझ में आ जाए। बाय बाय। ठीक है, हो सकता है थ्योरी देख के समझ में नहीं आ रहा या थ्योरी सुन के समझ में नहीं आ रहा, बट व्हेन वी अप्लाई इट ऑन अ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नई नई चीजें आएंगी, घबराना नहीं है, बस उसको प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलिए ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कल हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके ओके।